साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी झारखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखंड के संबंध में जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, उसके सामान्य अध्ययन का अध्यायवार यहाँ पर हम लोग सॉल्व पेपर देखेंगे। यह जो कलेक्शन है, यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है और इसमें इन्होंने क्या किया है, सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री, आपका इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो भूगोल है। भूगोल में भी कैटेगराइजेशन किया है, जनसंख्या और नगरीकरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान तथा इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध और समसामयिकी का यहाँ पर संकलन किया गया है। जो भी झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में, जो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनके तहत विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर अध्यायवार संकलित किया गया है और यह आपके आगामी परीक्षा जो झारखंड पीसीएस की होनी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर अध्यायवार यहाँ पर इन प्रश्नों को देखेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु आपकी तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। अगला है सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जो एनसीईआरटी की प्राचीन भारत है उसके अनुसार हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी, सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से किससे संबंधित और व्यापार करती थी? तो यह जो है पर्शिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सभी संबंधित थी और इन सभी से व्यापार करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध व व्यापार जो है वो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से था। सैंधव सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था। भारत चांदी व टीन का आयात ईरान से करता था। शारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलू, दिलमन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ वैवाहिक संबंध थे। मिलुआ की पहचान सिंध से तथा दिलमुन की बहरीन से की गई है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से चलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, भारत की बात कर रहा है, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है। तो देखिए, सैंथो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई, जिसमें मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, लोथल, धौलीगिरी, राखीगढ़ी और काली बंगन है। ठीक है। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 पुराण है। ठीक है। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। 18 पुराणों में केवल पांच में ही राजाओं की वंशावलियां हैं। कौन से 5 में? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत क्या आते हैं? धर्मशास्त्र के अंतर्गत आपका धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र। धर्मसूत्रों का काल सामान्यतः 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। आप स्तंभ, बौद्धायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है, वहीं स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। जहाँ धर्मसूत्र जो है वो गद्य में है और वहीं स्मृति जो है वो स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। स्मृतियों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक मनुस्मृति है। स्मृतियों पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो यह है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण व औषधियों का वर्णन है। गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र उदाहरण जो उपलब्ध है ब्राह्मण ग्रंथ है।
गोपथ जो है, गोपथ क्या है ये अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपथ ही इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? पिपलाद और शौनक अथर्ववेद। ठीक है, शौनक। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है, कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्षर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता रहा है। ठीक है, वहीं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है, और वरुण को जल या समुद्र का देवता, उन्हें ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। सोम जो है ये आर्यों का पेय रहा है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो है वो सोम को समर्पित हैं, 9वें मंडल के। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों में से आपका जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद। देखिए, वेद भारत के प्राचीनतम सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। इनमें ऋग्वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या रहा है? झेलम का नाम जो है वैदिक नाम ये बितिस्ता मिलता है। क्या था? झेलम का बितिस्ता था, चिनाब का अश्कनी था। ठीक है, देखिए, झेलम का बितिस्ता था, चिनाब का अश्कनी था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं पे परशुणवी किसका था? परशुणवी रावी नदी का था। शतुद्री सतलज का था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है संगीत से जुड़ा है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से जो सामवेद है, शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान से होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, तांड और जैमिनी है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? 3 हैं सामवेद में, पंचविश, तांड और जैमिनी। अगला है, सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उपनिषद, सॉरी, सत्यमेव जयते युक्ति जो है ये आपका किससे लिया गया है? ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जिनमें वैदिक चिंतन की चरम परिणति मिलती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप प्लस नी निष्ठापूर्वक प्लस सद बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना। सत्यमेव जयते की युक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, व 10,552 मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर देखिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अमाजु शब्द का प्रयोग जो है अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उन्हें ही अमाजु कहा गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां सभा व बिदत में भाग लेती थीं। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। अगला है, ऋग्वैदिक जनसभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? वो सभा थी। सभा जो है न्यायिक कार्य करती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य न्यायिक कार्यों से संबंधित था। यह श्रेष्ठ एवं अभिजात्य लोगों की संस्था थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे। समिति सभी लोगों की सभा थी, जिसमें जो समिति होती थी वो सभी लोगों की सभा थी। सभी लोग सभा थी जिसमें सभी व्यक्ति अथवा परिवारों का प्रमुख भाग ले सकते थे, परंतु सभा में ऐसा नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो आप देखें यहाँ पे शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य आते हैं। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज व चैतन्य, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, चारवाक दर्शन प्रणाली। चारवाक दर्शन प्रणाली क्या थी? तो ये जो है लोकायत प्रणाली, इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोकायत प्रणाली। आगे चलते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। ठीक है, देखिए, जैन व बौद्ध शास्त्रों में
मक्खल गोशाल का उल्लेख बुद्ध और महावीर के प्रबल विरोधी के रूप में किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा व पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। अगला है शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवें वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या रहा है? तो तिरुमुराय। तिरुमुराय को पांचवा वेद माना जाता है। तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित स्रोतों का संग्रह है, जिसकी रचना विविध संत कवियों द्वारा 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी। शिल्पाधिकारकम के रचनाकार इलागो अधिगल हैं। शिल्पाधिकारकम के रचनाकार कौन रहे? इलागो अधिगल तथा मणिमेखले के रचनाकार शीतले सितनार रहे। यहाँ पे जो आपका दिया गया है शिल्पाधिकारकम, तो इसके रचनाकार कौन है? इलांगो अधिगल और मणिमेखले के शीतले सितनार। तोलकप्पियम जो है ये तमिल व्याकरण है, जिसके रचनाकार तोलकप्पियर रहे। अगला है स्तूप से संबंधित नहीं है। कौन सा स्तूप से संबंधित नहीं है? महापरिनिर्वाण, देखिए धर्मचक्र, शांड और महाविनिष्क्रमण ये संबंधित, परंतु महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण ये स्तूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्तूप से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जातक से संबंधित वर्णन सही है। जातक संबंधित वर्णन किसके लिए? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक संबंधित है। जातक कथाओं में बुद्ध के सांख्य वंश में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का वृत्तांत है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला है गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध मुद्रा का नाम क्या है? तो इसे ये धर्मचक्र मुद्रा रही, धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, देखिए बुद्ध की मूर्तियों में ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद तथा अभय आदि जो है आकृतियां या मुद्राएं दिखाई पड़ती हैं। अगला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका देवी देवताओं की पूजा। देखिए हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। यमक जो है वो बुद्ध पितक से संबंधित है। तो अभिधम किस पिटक से? तो यमक जो है, यमक बौद्ध पिटक अभिधम पिटक से संबंधित है। तो यमक बुद्ध पिटक किस संबंधित है? तो अभिधम पिटक से। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ, जिसके कारण इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। 7 ग्रंथ इस प्रकार है: धम्मशंगाणी, शंगाणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पन्नति, कथा वस्तु, यमक और पत्थान और या चट्टान। अगला है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रायन जो है वो सबसे प्रभावशाली थी सल्तनत युग में। वज्रायन का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। वज्रयान सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी। वज्रयान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, वज्रयान शाखा ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया। तो यहाँ पर आपका वज्रयान, परंतु झारखंड जेपीएससी ने जो इसका उत्तर थेरवाद CA को माना है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये फिर से ही प्रश्न पूछा जाए तो थेरवाद ही लगा दीजिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में या आयु में बोध गया, जो कि निरंजना नदी या फल्गु नदी कहते हैं, कि किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दुखों के निवारणार्थ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 8 आर्य सत्य अथवा उपाय है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि।
हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? तो यह पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो देखिए, हीनयान बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्गी। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान की साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा वह भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। अगला है, इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है यहाँ पर क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी आधुनिक रुमिनदेई में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। अगला है, श्वेत दिगंबर व श्वेतांबर दो प्रमुख संप्रदाय किस धर्म के थे? तो ये दिगंबर व श्वेतांबर बौद्ध धर्म के थे। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। देखिए, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु थे। अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए वे श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, क्योंकि ये बिना कपड़ों के रहते हैं। अगला है, स्तूप जहाँ बुद्ध अपने अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे, जाना जाता था किस रूप में? शारीरिका के रूप में। ठीक है। देखिए, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उड़ती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। कालांतर में बौद्धों ने अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, जिसके कारण ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए। स्तूप चार प्रकार के बताए गए हैं। पहला, शारीरिक। इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि दांत, नख, केश आदि रखे जाते थे। पारिभाषिक। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखी जाती थी। उद्देश्य का इस प्रकार के स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं संबंधित थे। संकल्पित पूजार्थक स्तूप वे छोटे आकार के होते हैं और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला है, अनेकानंद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है। ठीक है। अनेकांतवाद, जिसे शादवाद या सप्तभंगनीय इत्यादि नामों से जाना जाता है, जैन दर्शन का क्रोध सिद्धांत है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होते हैं, तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्मों या पहलू को जान पाता है। पूर्ण ज्ञान तो केवल केवलियन के लिए संभव है। अगला है, जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में हुई? तो यह जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत भाषा में। देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में अधिकांश जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि रहे। कौन रहे? पाणिनि रहे हैं। ठीक है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। इनका जन्म गांधार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित? पाटलिपुत्र जो है ये आपका गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। अजातशत्रु के पश्चात उदयन या उदयभद्र मगध का राजा बनता है। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया है। उदयन के शासक काल की प्रमुख घटना गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र शासन की थी। हालांकि वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ है? तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी यदि आप देखेंगे तो गिरिवज्र थी। तो देखिए
पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम पृथ्वीरथ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसे गिरिवज्र राजगृह की को अपनी राजधानी बनाई। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। अगला है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से एक सेकेंड 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है आपकी शूरसेन की राजधानी थी। किसकी? शूरसेन की। तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य थे। इनमें मथुरा शूरसेन राज्य की राजधानियाँ थीं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्रसंघ की राजधानी वैशाली थी। इसके अतिरिक्त कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा तथा मगध की राजधानी गिरिवज्र थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ या पान चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था। पान चाओ 73 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी के बीच हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था। अगला है शक संवत कब से मनाया जाता है? तो शक संवत जो है आपका 78 एडी से मनाया जाता है। ठीक है, 78 एडी से मनाया जाता है या 78 ईस्वी से आरंभ होता है शक संवत। इस संवत को क्या करने को जो है कनिष्क ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ है। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार कौन रहे? तो अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान पुरोहित व प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य व विष्णुगुप्त गुप्त नामों से भी जाना जाता है, ये राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने राजशासन पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगला है प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो इनमें से कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उसके बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था? तो जो मथुरा थी, मथुरा को दूसरी राजधानी का दर्जा प्राप्त था। इनकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा को मानी जाती थी। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? सिकंदर का 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकता के दौर से गुजर रही थी। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ वह भारतीय विजय के लिए चल पड़ता है और सिंधु नदी पार कर भारत भूमि पर कदम रखता है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर में सिकंदर ने पाटल से यूनान के लिए प्रस्थान किया और 323 ईसा पूर्व में लगभग जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगला है निम्न से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया? किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया? तो ये क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। देखिए, पश्चिमी भारत में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुषाश था, इसने झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। अगला है मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्ता नहीं थी। किसमें कहा गया? मेगास्थनीज के इंडिका में ये कहा गया है कि यहाँ पर दास्ता नहीं, मतलब गुलामी नहीं थी। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। अगला है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड मिलता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। क्या? मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भू राजस्व जो है उत्पाद का 6वां भाग तय किया गया था। इसे राजस्व अधिकारी एग्रोनोमोई द्वारा एकत्र किया जाता था। टोल टैक्स लगभग 10% था। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख तीसरा जो लघु स्तंभ लेख है, तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। जो तीसरा लघु स्तंभ लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न
मूल पाठ निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत की जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत व महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो इन चारों में से कौन जानकारी देता है? तो देखिए यहाँ पर आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो है मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। सन्निधाता सन्निधाता जय मौर्य प्रशासन में निम्न निम्न किस विभाग का प्रभारी था? सन्निधाता जो है ये कोषागार का प्रभारी होता था, कोषागार का। देखिए कुछ पदाधिकारियों को देखें, जैसे समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सेनापति युद्ध विभाग, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का प्रधान, कर्मांतिक उद्योग धंधा का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अगला है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन से? खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम वर्तमान में पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। किसमें? खरोष्टी लिपि में। ठीक है, अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख जो है प्राप्त हुए हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक एवं यूनानी है। आगे चलते हैं। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, महायान। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म इस प्रकार दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि इसी समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है और दो भागों में पड़ता है, हीनयान और महायान में। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा स्वदेश एवं विदेश में उसका प्रचार प्रसार करवाया। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अगला है संगम काल समेत प्रश्नों को देखें। तो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो किसके बारे में कहा जाता है? अगस्त के बारे में। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया। अगस्त ऋषि ने आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ ही उसे दक्षिण तक प्रचारित प्रसारित भी की। तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा तथा व्याकरण का उत्पत्तिकारता भी अगस्त को माना जाता है। इन्होंने प्रथम तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। इन्होंने प्रथम तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। अगला है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। देखिए तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण जो है ये हूण था। क्या था? हूण। तोरमाण हूण था। इसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। हूण जो है मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हूणों की एक प्रजाति थी। यूची जो है हूणों की प्रजाति थी और सिथियन शकों की एक शाखा थी। अगला है यहाँ पर दिया गया ना, तो सिथियन क्या थी? शकों की शाखा थी। यूची हूणों की एक प्रजाति थी। अगला है अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय या सहायता दिया था? तो वाकाटक राजवंश ने दिया था। देखिए अजंता की कला को वाकाटकों ने प्रशय या सहायता दिया था। वाकाटक ने हरिशेन के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। किसके? तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनों इन तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरुल या एलोरा नामक स्थान पर 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई हैं। ठीक है, देखिए इन गुफा मंदिरों में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुफा मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है आपका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में है। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसका रचनाकार रविकीर्ति था। भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हर्षसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभलेख में किया गया है। ठीक है, तो किसके बारे में? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन कहाँ किया गया है? दरबारी कवि हरिशेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभलेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्त के अन्य नाम से भी अभिहित किया जाने वाला यह स्तंभलेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है।
इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुआकी के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला है दो सूचियां हैं राजा और पत्नी, इन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप देखें, चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कौन थी? कुमारा देवी, कुमार देवी, 3 से मिला दीजिए। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी 1 से। चंद्रगुप्त द्वितीय की आपकी कुबेर नागा। कुमार गुप्त प्रथम की क्या थी रानी? तो ये थी आपकी अनंता देवी, 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी ऑप्शन। फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की अनंता देवी। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है कालिदास ने की थी। किसने? कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरस्कर दंड लगाया? तुरस्कर दंड किसने लगाया था? चंद्रदेव ने। ठीक है। प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव एवं समृद्धि को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान किया था। देखिए चंद्रदेव ने 1089 के आसपास गोपाल को हराकर अपना आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया था। चंद्रदेव ने ही गढ़वाल वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। तुरुष्क दंड नामक नया कर लगाया गया। महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र ने बंगाल के पालों से मगध को जीत लिया था। इसके पुत्र विजय चंद्र ने लाहौर के तुर्की हाकिम को पराजित किया था। जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी से हार गया और मारा गया। अगला है पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था। पाल व प्रतिहार वंश में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को किस नाम जानते थे? इसे विषय कहा गया है। क्या कहा गया? विषय कहा गया है। ठीक है। देखिए पालों एवं गुज्जर प्रतिहारों का प्रशासनिक विभाजन एक समान था। इस समय जिले को विषय के रूप में जाना जाता था। विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। भुक्ति प्रांत के रूप में जाना जाता था। भुक्ति जो है वो प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसका गवर्नर उपारिक कहा जाता था। गांव का प्रशासन ग्राम प्रधान व ग्राम लेखाकार द्वारा किया जाता था और वे पद वंशानुगत होते थे। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था आपका 634 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान थे। इसने दक्षिण पाथेश्वर की उपाधि भी धारण की। अगला है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो ये कौन थे? ये थे शुंग यून। चीनी तीर्थयात्री शुंग यून 518 ईस्वी में 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की तथा सभी स्तूपों की यात्रा की थी। अन्य चीनी यात्रियों में फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आते हैं, वैनसांग हर्षवर्धन के समय में तथा इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता अनुभव करता था? तो ये थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महानतम शासक समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम व लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न होता है। इसने 350 से लेकर 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था, शांति के समय उससे कहीं अधिक कर्मठ। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था, जिसके कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। यह उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंशट द्वारा दी गई थी। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत थी। अगला है किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आता है? तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता है। अगला है अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता है? अनुलोम विवाह में जो वर होता है वो उच्च वर्ण का होता है। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का वर्णन था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह करता था।
वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्राय हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए हैं। अगला है स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे। स्मृतियों के अनुसार विवाह जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से, इसमें 4 जो हैं वो हैं, 4 प्रशास्त हैं और 4 अप्रशस्त हैं। तो जो 4 प्रशस्त हैं या प्रशास्त हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ठीक है, ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापति। और अंतिम 4 कौन से हैं, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। ये अप्रसत विवाह कहा गया है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कौन सा था, तो ये था आपका ताम्लुक। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान ताम्लुक था, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित एक प्राचीन नगर था। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह नगर व्यापारिक निवास बिंदु था। रूपनारायण नदी के दाहिने तट पर स्थित ताम्लुक का ही प्राचीन नाम ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति। राजतरंगिणी की रचयिता कौन थे, तो राजतरंगिणी किसकी रचना है, ये है कल्हड़ की, ठीक है, कल्हड़ की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये वंश है सातवाहन, वाकटक, चालुक्य। इसमें देखिए सबसे पहले कौन से आएंगे, सबसे पहले आपके वाकटक ही रहेंगे, फिर इसके बाद सातवाहन रहेंगे, फिर वाकटक रहेंगे, फिर चालुक्य रहेंगे। यही क्रम रहेगा, सातवाहन, वाकटक, ABC। सबसे पहले सातवाहन, फिर वाकटक, फिर चालुक्य रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन रहे हैं, तो ये प्लिनी की पुस्तक, किसकी है, प्लिनी की पुस्तक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हेरोडोटस है यहाँ पर इसे इतिहास का पिता कहते हैं, परंतु यहाँ पर जो पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, ये प्लिनी द एल्डर की रचना है। अगला है कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी थी, किसने लिखी थी, वाकपति द्वारा लिखी गई थी। गोंडवाहो 8वीं सदी के प्राकृत कवि व रचनाकार वाकपति की प्रसिद्ध रचना है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चित्र अंकित है। वाकपति यशोवर्मन के राजकवि थे। अगला है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, कोणार्क जो है ये सूर्य मंदिर के लिए, किसके लिए, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का, सूर्य मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी में इनके द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है। 7 घोड़ों को 7 दिन का प्रतीक माना जाता है और इस रथ में 12 जोड़ी चक्के लगे हैं, जिन्हें 12 राशियों का प्रतीक माना जाता है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था, तो ये कहाँ पर, बिहार में, ठीक है, बिहार में अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला में बिहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना है। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।